नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड का बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला, कोर्ट आज सुनाएगी फैसला। पुलिस फोर्स की गई तैनात। 18 सितंबर 2022 को हुआ था मर्डर। हरिद्वार में कबाड़ के गोदाम में लगी आग, दमकल कर्मियों ने मशक्कत कर पाया काबू। गोविंदपुर इलाके का मामला। चंपावत जिले के रीठा साहिब में हुआ हादसा, साथियों के साथ नहाने गया मजदूर नदी में डूबा, चिकित्सकों ने मृत किया घोषित। रामनगर में सिलाचर हाउस खोले जाने का मामला, नगर पालिका सभासदों पूर्व ठेकेदारों के बीच तनातनी, दोनों पक्षों ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर की कार्रवाई की मांग। गवर्नर कप गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किया संबोधित। नैनीताल में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और पर्यटन को लाभ मिलेगा। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में आज कोर्ट फैसला सुनाने जा रही है। पिछले 28 सालों में इस मामले में फैसले का सभी को इंतजार है। 18 सितंबर 2022 को अंकिता भंडारी का मर्डर हुआ, तब से यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। पिता ने अपनी बेटी के हत्यारे को फांसी की सजा देने की मांग की है। अंकिता यमकेश्वर ब्लॉक स्थित वनतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। पुलकित आर्य ने अंकिता भंडारी पर गलत काम करने का दबाव बनाया। अंकिता भंडारी ने विरोध किया, जिससे नाराज पुलकित आर्य और उनके दो साथियों ने मिलकर अंकिता को चीला नहर में धक्का देकर मार डाला। वहीं मामले में आज फैसला सुनाया जाएगा। कोर्ट के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात भी की गई है। रामनगर में सिलाचर हाउस खोले जाने का मुद्दा अब जोर पकड़ने लगा है, तो वहीं इसे खोलने को लेकर नगर पालिका के सभासदों एवं पूर्व ठेकेदार के बीच तनातनी का माहौल पैदा हो गया है। हालांकि सिलाचर हाउस खोले जाने का मुद्दा निकाय चुनाव में भी देखने को मिला। पूर्व में यहां पर जानवर काटने को लेकर अनियमितताओं की शिकायतें तत्कालीन उप जिलाधिकारी राहुल शाह ने की, जिसके बाद उनके द्वारा स्पार्कन की जांच के बाद यहां पर काफी अनियमितताएं पाए जाने पर उन्होंने इसे बंद करने के निर्देश नगर पालिका प्रशासन को दिए। गुरुवार को नगर पालिका में एक बार फिर से इस मामले को लेकर सभासदों एवं पूर्व ठेकेदार के बीच जमकर विवाद हुआ। मामले में दोनों पक्षों द्वारा कोतवाली पुलिस को तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। फिलहाल यह मामला अब तूल पकड़ने लगा है। वहीं मामले में नगर पालिका के अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम का कहना है कि स्लाटर हाउस खोले जाने को लेकर वह पूरी तरह प्रयासरत है। जो पहले स्लॉटर हाउस का ठेकेदार था बबलू कुरैशी, सलीम कुरैशी और बबलू, तो उसके द्वारा आकर ये कहा गया कि भाई ये स्लॉटर हाउस मैं ही चलाऊंगा। इसको पहले भी मैंने चलाया, अब भी मैं ही चलाऊंगा। जबकि हमने पूर्व में बोर्ड मीटिंग में इसको पास कर रखा है कि नगर पालिका इसे स्वयं चलाएगी, क्योंकि पहले ठेकेदार द्वारा संचालन किया जा रहा था, उसमें काफ़ी अनियमितताएँ पाई गई थी। SDM साहब द्वारा जब उसको चेक किया गया तो उस पर स्लॉटर हाउस बंद हुआ। फिर जब से आज तक वो 1.5 साल से बंद है और अब भी यही हो रहा है। हमने जब बोर्ड में कह दिया कि इसे नगर पालिका स्वयं चलाएगी, कोई बाहर का ठेकेदार नहीं चलाएगा, तो उसके बाद चेयरमैन साहब द्वारा और इसके बबलू सलीम कुरैशी द्वारा ये कहा जा रहा है कि इस स्लॉटर हाउस को मैं ही चलाऊंगा। सुबह मुझे पता लगा, 2-3 लोगों ने मेरे सामने कहा कि साहब ये मुझे गालियाँ दे रहे हैं और तुम्हें तलवार से काटने की धमकी दे रहे हैं। तो मैं इनसे वहाँ जाकर बात कर रहा था समीम भाई से आकर के। समीम भाई से मेरी बात चल रही, मैंने कहा यार मेरा जिगर आप मत करा करो, चेयरमैन साहब की जो तुम्हें करना आपस में कर लो बात। उसमें राजा भाई ने आगे बीच में बोला, फिर इन्होंने मुझसे बदतमीजी करी। तभी मैं उसी बात की तहरीर मैंने भी इनको दी है। अब मैं ना तो किसी की बदतमीजी कभी करता हूँ, ना मैं कभी करी है, मगर मुझसे अवैध पैसे मांगे जा रहे हैं, तब मैंने यहाँ पर लिख के दिया। देखिए, स्लॉटर हाउस के मामले को लेकर सभासद और नगर पालिका में जो मामला चल रहा है, इस संबंध में दोनों पक्ष द्वारा थाने में तहरीर दी गई है, तहरीर प्राप्त कर ली गई है। तहरीर में जांच के अनुसार हमारे द्वारा विधिक कार्रवाई की जाएगी।
प्रदेश सरकार में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी काशीपुर पहुंचे। काशीपुर पहुंचने पर जिलाध्यक्ष मनोज पाल सहित काशीपुर महानगर मंडल सहित अन्य सभी मंडलों के मंडल अध्यक्ष और उनकी टीम सहित भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनका फूल माला पहना करके स्वागत किया और इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम भारत देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी प्रसिद्ध हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद 36 लाख श्रद्धालु अब अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। उत्तराखंड राज्य की 4 धाम यात्रा पर देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे हैं। वर्ष 2014 में भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार आने के बाद देश के साथ साथ विदेश से भी श्रद्धालु सनातन धर्म से जुड़े। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पटल पर 4 धामों की एक अलग पहचान बनाई। चारों धामों के कपाट खुलने के समय प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं उपस्थित रहे। जो है कि साल भर में जब यात्रा खुलती थी तो 2 लाख 4 लाख होता था। आज जो है कि लाखों लोग, मैंने कहा कि 36 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया और 11 लाख लोगों ने सिर्फ 29 दिन में जो है कि श्री बद्रीनाथ और केदारनाथ जी के दर्शन किए हैं। तो यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। थोड़ा सा कठिन है केदारनाथ जी की यात्रा है वहाँ पर, क्योंकि सीमित स्थान है हमारे पास, तो यात्रा थोड़ा दुर्गम भी है और कठिन यात्रा है। पैदल मार्ग से भी जाते हैं, खच्चरों से जाते हैं और हवाई मार्ग में भी हमने जो सरकार ने हवाई मार्ग से भी व्यवस्था की हुई है। धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है तो थोड़ा सा ये आ रहा है कि व्यवसाय में, लेकिन लोगों की आस्थाएं बढ़ी हैं। मेरा मानना ये है कि देश के अंदर लोगों की जो है कि आस्थाएं इस समय सनातन धर्म के प्रति और भगवान के प्रति। चंपावत जिले के रीठा साहिब में एक दुखद घटना सामने आई, जहां रीठा साहिब कार पार्किंग में कार्यरत मजदूर नौशाद पुत्र जमील निवासी सहारनपुर उत्तर प्रदेश लदिया और रतिया नदी के संगम में अपने साथियों के साथ नहाने गया। नहाते समय नदी में डूब गया, जिसे पुलिस व स्थानीय लोगों के द्वारा नदी से बाहर निकाला गया और तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चौड़ा मेहता पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों के द्वारा उपचार के दौरान मजदूर को मृत घोषित कर दिया गया। उत्तराखंड के हरिद्वार में शुक्रवार सुबह एक कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगी। घटना गोविंदपुर इलाके की है। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची, आग पर काबू पा लिया गया। घटना में किसी के हताहत होने या घायल होने की खबर नहीं है। देशभर में चल रही एक राष्ट्र एक चुनाव की बहस अब स्थानीय स्तर पर भी जोर पकड़ने लगी है। इसी कड़ी में विकास नगर में एक विषय पर एक विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, आम नागरिकों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि वन नेशन वन इलेक्शन कार्यक्रम के प्रदेश संयोजक और राज्य स्तरीय जलागम परिषद के उपाध्यक्ष रमेश सिंह, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान मौजूद रहे। दोनों अतिथियों ने एक साथ चुनाव करवाने के विचार को समय की जरूरत बताया और इसे प्रशासनिक सुधार की दिशा में अहम कदम कहा। वक्ताओं का कहना है कि इससे न केवल चुनावी खर्च में कमी आएगी बल्कि विकास कार्यों में स्थायित्व भी आएगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर एक प्रबुद्ध संगोष्ठी का आयोजन हुआ। आज देश भर में एक संशोधित विधेयक प्रस्तावित आया है और वन नेशन वन इलेक्शन में किस प्रकार से हम चुनाव प्रणाली में सुधार कर सकते हैं, चाहे वो निष्पक्ष चुनाव की बात हो, पारदर्शी चुनाव की बात हो, कम खर्चे की बात हो, या चुनाव एक साथ करा करके देश में विकास की रफ्तार बढ़नी चाहिए और एक विकसित भारत की जो हम लक्ष्य देश के सामने रखा है, तो इन चुनाव में सुधारों के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। ये देश की जनता के सामने विचारार्थ विषय आया है, तो इसी विषय में हम लोग यहाँ आए थे और यहाँ के विकास नगर बहुत ही प्रबुद्ध जन यहाँ सब लोग आए थे, उनके सामने इस विषय को साझा किया है, उनके सुझाव भी मांगे हैं और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी देश के सभी राज्यों में जाकर के इस विषय पर सबके सुझाव आमंत्रित कर दे। आने वाले समय में ये सदन में आएगा और कानून बनकर के देश के सामने आने वाला है। बाजपुर में भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के लिए ज्ञापन एसडीएम अमृता शर्मा को सौंपा। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री से मांगों को जल्द पूरा किए जाने की भी मांग की। बता दें कि बाजपुर के एसडीएम कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह के नेतृत्व में किसान एकत्रित हुए। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह ने कहा कि पिछले 4 सालों से मुख्यमंत्री द्वारा 20 गांवों की समस्या का जल्द समाधान करने की बात कही जा रही है, लेकिन अभी तक समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ, जिससे किसान कर्ज में डूब रहा है। उन्होंने कहा कि पहले सरकार ने गन्ने का मूल्य बढ़ाने की बात कही थी, लेकिन सरकार द्वारा गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाया गया।
ऐसे में यदि सरकार ने गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाया तो किसान गन्ने की खेती नहीं करेगा। तो यह है कि जो 20 गांव हमारे हैं, जो किसान जो हैं वो कर्जे में दबे हुए हैं, वो कर्जा नहीं दे पा रहे क्योंकि बैंक से लोन नहीं मिल रहा, और इतना किसान दुखी हजारों की तादाद में। और माने मुख्यमंत्री जी 6 दफा मेरे से वायदा करा है, मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा, कि पड्डा जी बहुत जल्दी आपका काम हो जाएगा, फिक्र मत करो, मगर 4 साल में नहीं हुआ। दूसरी यह है कि हमारे 2.5 जिले हैं यहाँ ट्यूबवेल, यहाँ यूपी इसमें उत्तराखंड में है, पूरी यूपी पता नहीं 100 जिला है, कितना जिला है, सबके माफ है, पंजाब में पूरे में माफ है। हमने मुख्यमंत्री जी कई दफा कहा है, मुख्यमंत्री जी हमारे तो 2.5 जिले हैं, ये बिजली के ट्यूबवेल को माफ कर दो, मगर अभी तक नहीं हुए। हमारी बेनती है उनसे कि ये बिल माफ कर दो हमारे, हम नहीं दे पा रहे, किसान दबा हुआ कर्जे में। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन नैनीताल में आयोजित गवर्नर कप गोल्फ टूर्नामेंट के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि 20वां गवर्नर कप गोल्फ टूर्नामेंट 30 मई यानी कि आज से 1 जून 2025 तक आयोजित किया जाएगा। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में देश भर के विभिन्न राज्यों से 177 गोल्फर द्वारा पंजीकरण किया गया। इस वर्ष टूर्नामेंट में एशियाई खेलों के गोल्फ स्वर्ण पदक विजेता एवं अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित अमित लूथर तथा भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान पद्मश्री जफर इकबाल भी भाग ले रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि गोल्फ टूर्नामेंट में 6 वर्ष के बच्चे से लेकर 80 वर्ष तक के लोग भाग ले रहे हैं। इस गोल्फ टूर्नामेंट से नैनीताल में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, पर्यटन को भी लाभ मिलेगा। हमारे बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, और जिस प्रकार आपने कहा कि एक तो पार्टिसिपेशन बढ़ा है, दूसरा खेल के अंदर में रुचि भी बढ़ी है। इस बार अप्रैल के महीने के अंदर में हमने कैंप 20 दिन का कैंप चलाया था, जिसके अंदर में 451 और उसके अंदर में हमारे गवर्नमेंट स्कूल के भी बच्चे थे। और सबसे अच्छा क्या लग रहा है कि हमारी बेटियां, छोटे बच्चे, महिलाएं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। एक्चुअली पूरे परिवार को, समाज को बहुत अच्छा लगता है जब गोल्फ जैसी गेमों के अंदर में उत्तराखंड का, प्रदेश के अंदर में परिवार एक गोल्फ खेलना चाहता है। सच कहूँ तो इसमें जो इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है वो ऐसा लग रहा है कि हमारे अपने आप जो फिट इंडिया, स्वस्थ इंडिया और खेलो इंडिया, इसके अंदर में एक नेचुरल पार्टिसिपेशन भी हुई। मुख्यमंत्री आवास के मुख्य सेवक सदन में उरेडा विभाग की ओर से मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के तमाम सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों ने शिरकत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी से सीधा संवाद किया और इस मौके पर उत्तराखंड के तमाम जिलों से पहुंचे हुए लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि उत्तराखंड में ऊर्जा के क्षेत्र में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लिहाजा सौर स्वरोजगार के क्षेत्र में जो लोग सोलर प्लांट का कार्य कर रहे हैं उनके कार्य समयबद्ध तरीके से हल होने चाहिए। इतना ही नहीं, कार्यक्रम में पहुंचे लोगों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने ऊर्जा के क्षेत्र में और स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए लोगों को प्रोत्साहित भी किया। सर, हमको बहुत ही अच्छा लगा प्रोग्राम, और सभी जिले से लोग आए हुए थे जिन्होंने सोलर प्लांट लगाया हुआ है, और उरेडा विभाग की तरफ से कार्यक्रम किया गया था। मुख्य सेवक के सम्मुख हमारा कार्यक्रम था, और मुख्यमंत्री ने सभी उरेडा अधिकारियों को कहा कि वह सौर ऊर्जा का जो प्रोग्राम है, जो कार्यक्रम है, उसको अपने निश्चित समय पर पूरा करें और पूरे देश में इस प्रोजेक्ट को फैलाएं। जिन लोगों के पास ये जानकारी नहीं, उन लोगों को भी ये जानकारी प्राप्त हो, जिससे कि लोग स्वरोजगार की तरफ बढ़ें और युवाओं को एक अपने ही जगह पर रोजगार प्राप्त हो जाए। मुझे वहाँ पे बहुत अच्छा लगा। ये बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारे मुख्यमंत्री जी लोगों से सीधा संवाद कर रहे थे। वहाँ पे विभिन्न जिलों के सभी लाभार्थी पहुँचे हुए थे। मुख्यमंत्री जी ने इस प्रोजेक्ट के बारे में सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझाया। वहाँ पे उरेडा के सारे अधिकारी भी उपस्थित थे। उन लोगों ने हमसे अनुरोध किया कि हम लोग सभी को, अपने आसपास के सभी लोगों को इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएं, ताकि सब लोगों को इस प्रोजेक्ट का फ़ायदा मिल सके। आज विभाग की तरफ से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थियों को मुख्यमंत्री आवास पर आमंत्रित किया गया था। वहां माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आने वाले विभिन्न कार्यक्रमों का विस्तृत वर्णन किया एवं आने वाले इसी प्रकार के कार्यक्रमों का भी वर्णन किया।
और उन्होंने अपने सभी विभागों को ये सख्त आदेश दिया कि स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जितने भी लाभार्थी हैं उनकी सभी या किसी भी प्रकार की समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण किया जाए। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किया और इस मौके पर प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। सहसपुर विकास खंड के गुनियाल गांव में शुरू किया गया ये विकसित संकल्प अभियान 12 जून तक प्रदेश भर में चलेगा। इसमें किसानों को नई तकनीकी और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी, जिसके तहत सरकार किसानों के साथ सीधा संवाद करेगी। उत्तराखंड के उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण नियमावली के लिए धामी सरकार ने विशेषज्ञ समिति गठन की है, जिसमें नियमावली की तकनीकी बिंदुओं पर बारीकी से अध्ययन कर फैसला लिया जा सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में भी इस विषय पर गहन चर्चा की गई। सीएम ने बताया कि जल्द उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए नीति तैयार की जाएगी। हम स्टेप बाय स्टेप हमारे उपनल कर्मियों के नियमितीकरण के लिए आगे नीति लाएंगे, इस पर काम करेंगे। और कल हमने मंत्रिमंडल में सभी लोगों ने एकमत होकर इसको आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है और एक विशेषज्ञ समिति इस पर बनेगी और सभी पहलुओं का अध्ययन करके आगे जो है उसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। रामनगर कोतवाली पुलिस ने गुरुवार को वाहन चोरी की एक बड़ी घटना का खुलासा करते हुए एक बाइक चोर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की गई 18 बाइकें बरामद करने में सफलता हासिल की। बरामद बाइकों में 6 बाइक रामनगर क्षेत्र से चोरी की गई थी। घटना का खुलासा करते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि रामनगर क्षेत्र में पिछले लंबे समय से बाइक चोरी की घटनाएं लगातार घट रही थी। पुलिस टीम ने उधम सिंह नगर के अमन को गिरफ्तार करते हुए इसकी निशानदेही पर 18 चोरी की बाइक के साथ उसे बरामद कर लिया है। इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीना ने पुलिस टीम को 2500 और होटल एवं रिजॉर्ट एसोसिएशन द्वारा 11,000 रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की। देखिए, थाना रामनगर में काफ़ी समय से वाहन चोरी सक्रिय था। जो अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह था, इसमें कुल 5 व्यक्ति हैं। उस गैंग से एक व्यक्ति जिसका नाम अमन है, आज हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है और उसकी निशानदेही पर हमारे द्वारा कुल 18 बाइकें चोरी की बरामद की गई हैं, जिनमें से 6 गाड़ी रामनगर थाना क्षेत्र से चोरी हुई हैं, एक कालाडूंगी से, एक मुखानी से। इसके अलावा 3 गाड़ी थाना काशीपुर से चोरी हैं और 2 गाड़ी ITI से, एक थाना जसपुर उधम सिंह नगर से है। अन्य गाड़ियाँ यूपी से अलग अलग स्थानों से चोरी की गई हैं और इस संबंध में हमारा द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया है और अभियुक्त को हमारे न्यायालय पेश किया जा रहा है। सर, आरोपी कहाँ का रहने वाला है? आरोपी गोबरा बन्नाखेड़ा थाना बाजपुर का रहने वाला है। और अभी जो फरार आरोपी हैं उसमें इस संबंध में जो 4 अन्य साथी हैं, 2 लोग जेल में हैं और 2 अभी फरार हैं। हमारे द्वारा उनकी तलाश की जा रही है। सर, इनाम भी घोषित किया गया है। देखिए, पुलिस टीम को कप्तान साहब की तरफ से 2,500 रुपये नगद पुरस्कार की घोषणा की गई है और होटल एसोसिएशन रामनगर की तरफ से भी 11,000 रुपये का इसमें रिवार्ड। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड का बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला, कोर्ट आज सुनाएगी फैसला। पुलिस फोर्स की गई तैनात। 18 सितंबर 2022 को हुआ था मर्डर। हरिद्वार में कबाड़ के गोदाम में लगी आग, दमकल कर्मियों ने मशक्कत कर पाया काबू। गोविंदपुर इलाके का है मामला। चंपावत जिले के रीटा साहिब में हुआ हादसा, साथियों के साथ नहाने गया मजदूर नदी में डूबा, चिकित्सकों ने मृत किया घोषित। रामनगर में स्लाटर हाउस खोले जाने का मामला, नगर पालिका सभासदों और पूर्व ठेकेदार के बीच तनातनी, दोनों पक्षों ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर की कार्रवाई की मांग। गवर्नर कप गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किया संबोधित। नैनीताल में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, पर्यटन को लाभ मिलेगा।
बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।